हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया 2024 एमएससी बायोसाइंस का एग्जाम कल है और आप सबकी बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि हम एक वीडियो लेकर आए जिसमें एमएससी बायोसाइंस 2023 का जो पेपर है उसको हम सॉल्व करें। और लॉजिकल भी है क्योंकि एमएससी बायोसाइंसेस के एग्जाम में जामिया में एटलीस्ट क्वेश्चंस रिपीट करते हैं और इसकी आंसर की जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल भी नहीं थी। तो हमें भी थोड़ा सा टाइम लगा कि आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ इस पेपर को हम सॉल्व करें और आपको एक ऑथेंटिक की दें। तो इसी रेस्पेक्ट में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी बायोसाइंस 2023 का जामिया का पेपर। तो चलो शुरू करते हैं। अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास, directly proportional to the square root of the vapor density, inversely proportional to the square root of their molecular mass या फिर inversely proportional to the square root of their molar volume। देखिए ये जो है ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें कि अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर जो रेट होता है ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलर मास या फिर हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मासेस के। और इसकी वजह से क्या होता है जो लाइटर गैसेस हैं वो डिफ्यूज ऑब्वियसली फास्ट करेंगी इन कंपैरिजन टू हैवियर गैस अंडर डेफिनेटली कंट्रोल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास। Excluded volume is dash times the actual volume of the molecules. Is it half, 2, 3 or 4? देखिए जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है गैस मॉलिक्यूल्स का इट इज द 4 टाइम्स ऑफ देयर एक्चुअल वॉल्यूम। यहां पर हमने सॉल्व भी कर रखा है, आप देख सकते हैं कि जो आपका गैस का वॉल्यूम है वो कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स निकल के आ रहा है। और इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है ये वो डिस्टेंस है जिसमें दो गैस मॉलिक्यूल कभी भी इससे क्लोज नहीं आ सकते। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम से हमें यह पता लग रहा है कि दो गैस वॉल्यूम कितने क्लोज आ सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज 4 टाइम्स। आप इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आपको इसमें कोई भी इशू आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करने की आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज कैटलाइज्ड बाय व्हाट? हाइड्रोक्सिल आयन, नाइट्राइट आयन, हैलोजन या ऑल ऑफ द अबव मेंशन। देखिए एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर दैट हैज शोन कि रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होती है और कैटलाइज्ड बाय बोथ ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन क्या होता है? H3O पॉजिटिव, और किसके थ्रू? OH माइनस, यानी एसिड भी कर सकते हैं इस रिएक्शन को और बेस भी कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? हाइड्रोक्सिल आयन, दैट इज ऑप्शन ए। What is formed when metal salts of an acid is heated with an alkyl halide? Alcohol, alkyl ester, aromatic या none of the above mentioned। देखिए जब भी एक मेटल आयन एक एसिड से रिएक्ट करता है हीटेड कंडीशन में विद एन एल्काइल हैलाइड तो क्या बनता है? तब बनता है एस्टर। फॉर एग्जांपल अगर हम एक केस लें सोडियम एसीटेट का, चलिए सोडियम एसीटेट लिखते हैं तो CH3COONA, और इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं इथाइल आयोडाइड से, ठीक है, और हीट कर दीजिए तो रिएक्शन क्या बनेगी? CH3C डबल बॉन्ड O OET प्लस NaI, यानी कि हमेशा क्या बनेगा? एस्टर, एल्काइल एस्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्पेस मस्ट बी 0, यूनिटी, इंफिनिटी और डबल। देखिए द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्पेस मस्ट बी यूनिटी, यानी इक्वल टू 1। और इसका मतलब क्या है? इट मींस कि 100% चांस है एक पार्टिकल के टू एग्जिस्ट समवेयर इन द स्पेस, जिसको भी आप कंसीडर कर रहे हो उसमें 100% चांस है कि इसके अंदर ये पार्टिकल जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नाउ द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस मस्ट हैव डैश नॉर्म, इनफाइनाइट, जीरो, फाइनाइट और कॉम्प्लेक्स। देखिए द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन मस्ट हैव फाइनाइट नॉर्म। इसका मतलब क्या है? अगेन इस क्वेश्चन का मतलब क्या है एक बायोलॉजी वाले के लिए? इसका मतलब है द इंटीग्रल ऑफ द एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन, वो साई याद है, ओवर ऑल स्पेस इट शुड बी इक्वल टू 1। एक्चुअली नॉर्मलाइज अगर कर देते हैं ना कंडीशन को तो वो इंश्योर करती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ क्वांटम पार्टिकल
समवेयर इन अ गिवन स्पेस इज यूनिटी। वही पिछले क्वेश्चन से रिलेट कर रहे हैं हम कि कहीं ना कहीं देयर इज अ 100% चांस कि कोई क्वांटम पार्टिकल मिलेगा एक गिवन स्पेस में। तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन मस्ट हैव फाइनाइट नॉर्म, ऑप्शन सी। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत सिंपल है। एक ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है? द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द कोफिशिएंट और द पावर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज दैट आर इन्वॉल्व इन द रेट इक्वेशन। ये एक्चुअली एक क्लासिकल डेफिनेशन है और उसके हिसाब से क्या होगा कि अगर ये रिएक्शन है तो इसमें जो ए है, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ये है, इनको आप पावर्स में लगा दीजिए बस और उनको ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट इक्वेशंस। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में अच्छा एक और चीज भी याद रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड क्वांटिटी। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, होल नंबर भी हो सकती है और फ्रैक्शनल भी हो सकती है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, तो डेफिनेशन के हिसाब से इट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट इक्वेशन। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि टाइम सेव हो और आप जल्दी से इस वीडियो को खत्म कर सकें और पेपर अच्छे से करके आ सके। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The change in the internal energy of a system depends on, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, initial and final state of a system, whether the path is reversible, whether the path is irreversible or none of the above. देखिए, the change in the internal energy of a system depends on the initial and final state because एक सिस्टम जो होता है ना at different state उसमें different internal energy होती है। क्यों होती है? Due to the difference in the pressure and temperature और हर स्टेट पे होती है। इसीलिए जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो गया? स्टेट फंक्शन है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसीलिए डिपेंड करेगा इनिशियल कितना था और फाइनल क्या था। ये डिपेंड नहीं करता किस पे कि पाथ ऑफ द प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, फाइनल पे कितना था और इनिशियल पे कितना था उस पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम। The vapor pressure is directly proportional to the temperature because of more kinetic energy only, faster particle movement only, more potential energy, more kinetic energy and faster particle movement. देखिए जो वेपर प्रेशर है इट हैज एन एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप विद व्हाट? टेम्परेचर। और हमेशा इंक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और क्यों होता है? बिकॉज इट हैपेंस ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एंड फास्टर पार्टिकल मूवमेंट। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से मोर फ्रीक्वेंट कॉलिजन होंगे और देयर इज अ ग्रेटर लाइक्लीहुड कि पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट के एस्केप कर जाएं वेपर फेज में। इसीलिए द वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर बिकॉज ऑफ मोर काइनेटिक एनर्जी एंड फास्टर पार्टिकल मूवमेंट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर आप देखिए इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कोरिलेशन दिया गया है वेपर प्रेशर का और टेम्परेचर का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। इन द रिएक्शन 2a plus b give rise to a to b, if the concentration of a is doubled and that of b is half, then the rate of the reaction will increase 2 times, increase 4 times, decrease 2 times or reaction remains the same. इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो हमने यहां पर दे रखा है। फॉर एग्जांपल यहां पर रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है? रेट ऑफ अ रिएक्शन एक क्लासिकल रिएक्शन का इस तरीके से रेट लॉ से हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर रिएक्शन ये है आपकी दी हुई है तो रेट में आपने क्या करा? रेट यही था। अब इसमें क्या करा? न्यू रेट क्या हो गया? आपने क्या करा? 2a कर दिया, यानी a को तो डबल कर दिया और b को क्या कर दिया? हाफ कर दिया। तो उससे जो रेट निकल के आएगा वो देखिए एग्जैक्टली वही नहीं है जो ओरिजिनल था। तो यानी कि इट विल रिमेन द सेम, चाहे आप a को डबल करिए और b को हाफ कर देंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन विल रिमेन द सेम। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The melting point is the temperature at which solid and liquid form have the same vapor pressure. Solid and liquid form do not coexist at equilibrium. Vapor pressure is equal to the 1 atmospheric pressure या none of these. देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर जिसपे सॉलिड एंड लिक्विड फेज दे कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि बोथ फेज हैव द सेम वेपर प्रेशर। तो यानी सॉलिड एंड लिक्विड बोथ हैव द सेम वेपर प्रेशर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following disease is caused by the deficiency of niacin? स्कॉवी नहीं, विटामिन सी की वजह से, रिकेट्स, पेलाग्रा या पर्निशियस एनीमिया। यहां पे आपको एक टेबल दी गई है, इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी डिजीज जो है किस विटामिन की वजह से होती है और नियासिन की वजह से यानी विटामिन बी3 की वजह से होता है पेलाग्रा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। Weakness in muscles and increase in the fragility of RBC is caused due to the deficiency of vitamin E or vitamin D or vitamin C or vitamin A. देखिए ये जो सिम्टम्स बताए गए ना, दे आर मोर ऑफ एसोसिएटेड विद विटामिन ई डेफिशिएंसी। एक्चुअली होता क्या है, विटामिन ई जो है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑल्सो इट एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। अगर ये कम है तो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट कम होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो मसल वीकनेस है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है वो दिखने शुरू हो जाएंगे। तो वीकनेस in muscles and increase in fragility of RBC is caused due to the deficiency of vitamin E. The posterior pituitary stores and release, that's very easy. जल्दी से देखिए डायग्राम। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन से हार्मोन रिलीज कर रहा है? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वासोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन किस लिए जरूरी है? मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और जबकि एडीएच किस लिए यूज होता है? किडनी ट्यूब्यूल्स में क्या काम करता है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन, राइट? तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। हो सकता है यहां पे वासोप्रेसिन लिखा होता तो वो भी करेक्ट होता, ठीक है? Which of the following allosterically activate glycogen phosphorylase? ATP, AMP, glucose 6 phosphate या glucose 1 phosphate? पहले तो जल्दी से ये समझिए कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का काम कहां पे है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इज एन एंजाइम फॉर ग्लाइकोजिनोलिसिस, यानी कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में तोड़ने वाला एंजाइम, ठीक है? अब आगे समझते हैं। जो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है इस एंजाइम का वो होगा एएमपी। क्यों होगा? पहले लॉजिक समझिए। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी करेंसी यानी एटीपी लो है तो आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि जो एटीपी के बनाने वाले प्रिकर्सर यानी ग्लूकोज या फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ये अवेलेबल हो। और ये कहां से आएंगे? ये आएंगे ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी बॉडी में एटीपी कम है तो दूसरी चीज क्या ज्यादा होगी? एएमपी। ATP2 के एएमपी बन जाता है। तो जब भी आपकी बॉडी में एएमपी ज्यादा होगा तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड उसकी वजह से क्या होगा? ग्लाइकोजन विल बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और यही बाद में चैनलाइज किस में कर दिया जाएगा? ग्लाइकोलिसिस में। और ग्लाइकोलिसिस क्या कर देगी? एटीपी बनवा देगी, राइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि which of the following allosterically activate AMP, right? चलिए आगे चलते हैं। Which is the first intermediate in cholesterol synthesis? मेवालोनेट, आइसोप्रीन, स्क्वालिन, इथाइलिन। बड़ा सिंपल सा, जल्दी से कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस देखते हैं। क्या हो रहा है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में? एसिटाइल कोए के दो मॉलिक्यूल क्या बना रहे हैं? एसिटोएसिटाइल कोए। वो आगे जाके क्या बन रहे हैं? एक और एसिटाइल कोए से एचएमजी कोए। और उसके बाद पहला प्रिकर्सर जो हमें दिए हुए हैं उनमें से कौन सा दिख गया है हमें? मेवालोनेट। अगर एचएमजी कोए दिखा होता तो वो पहला इंटरमीडिएट होता, राइट? बट यहां पर कौन सा दिखा है हमें? मेवालोनेट। तो अगर एस्ट्रोएस्टाइल कोए देते तो वो फर्स्ट प्रिकर्सर हो जाता, वो दिया नहीं है। फिर उसके बाद क्या बनता है? एचएमजी कोए, वो भी नहीं दिया। आपको क्या दिया? मेवालोनेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट इंटरमीडिएट जो दिया गया है उनमें वो है मेवालोनेट। ओके, चलिए। Which of the following test is used to determine seed viability? Okay, ELISA test, टेट्राजोलोइन टेस्ट। नहीं, इट शुड बी रिटन एज टेट्राजोलियम। एक्चुअली एक डाई होती है नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम और एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर भी वही होगा। तो जरा समझते हैं ये डाई क्या है। ये डाई जो है इलेक्ट्रॉन्स लेकर इट कन्वर्ट्स इनटू अ कलर्ड प्रोडक्ट, यानी कि ये सारा खेल किसका है? रिडॉक्स रिएक्शंस का। और रिडॉक्स रिएक्शन कौन करवाते हैं? डिहाइड्रोजनेज। तो यानी कि अगर कोई सीड वाएबल है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई डिहाइड्रोजनेज तो वर्क कर ही रहा होगा। और अगर डिहाइड्रोजनेज वर्क कर रहा है तो वो इस डाई का कलर भी चेंज करेगा। यानी सीड वाइबिलिटी का सबसे बढ़िया असे क्या है? टेट्राजोलियम असेज। जिन सीड्स में एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं है, सीड डिहाइड्रोजनेजेस नहीं है, उनमें ये डाई जो है कलर चेंज नहीं करेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कॉजेज इनिबिशन ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्टरेज, एंजाइम, फैट और कार्बोहाइड्रेट। देखिए जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं ना, जिन्हें नर्व एजेंट्स भी बोलते हैं, वो क्या करते हैं? दे इनहिबिट्स एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। ये एंजाइम आपने कहां देखा था? याद करिए, साइनेप्सिस में। और इसका क्या काम था? जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन जो रिलीज हुआ है, जब उसका फंक्शन ओवर हो जाए तो उसको डिग्रेड करता था। सपोज ये एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो क्या होगा? दैट विल लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन। कहां पे? साइनेप्सिस पे।
और चूंकि ये साइनेप्सिस पे प्रेजेंट है तो ये बाइंड करके रखेगा किसको, रिसेप्टर्स को, और उसकी वजह से क्या होगा, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स। क्या होगा उसकी वजह से, फाइनली दैट विल रिजल्ट इन मसल ट्विचिंग एंड पैरालिसिस। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कॉजेज द इनहिबिशन ऑफ फाइनली क्या, ऑप्शन ए, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं उसके मैकेनिज्म को। The two cerebral hemisphere are connected by, that's very easy। अब डायग्राम में देखिए, आप देखेंगे एक बैंड ऑफ नर्व्स दिखेगा जो कि आपके सेरिब्रल को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, और क्या है वो, कॉर्पस कैलोसम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। The first transgenic plant used for commercial production was cotton, tomato, tobacco और rice। लेकिन 1982 फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज किया गया था वो था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट। और इसमें क्या किया गया था, दिस प्लांट वाज इंजीनियर्ड टू रेजिस्ट निमेटोड, कौन सा, मेलाइडोगाइने इनकॉग्निटा। इनफैक्ट इन 1992 चाइना में भी एक जीएम क्रॉप रिलीज हुई थी, वो भी टोबैको थी, और उसके अंदर क्या था, वायरल रेजिस्टेंस। तो यानी कि जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट जो यूज हुआ था दैट वाज टोबैको फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The relationship between oxygen concentration and the fraction of binding sites occupied in myoglobin can best be described as linear with a positive slope, hyperbolic, parabolic, linear with a negative slope। देखते हैं डायग्राम में, हीमोग्लोबिन कैसा है, हीमोग्लोबिन का कर्व कैसा है, सिग्मोइडल है, एक टिपिकल एलोस्टेरिक प्रोटीन का। जबकि मायोग्लोबिन बीइंग एन माइकलिस मेंटन प्रोटीन, इसका कर्व कैसा आ रहा है, अ टिपिकल माइकलिस मेंटन कर्व, हाइपरबोलिक कर्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फर्स्ट, हाइपरबोलिक कर्व। ठीक है, अब इसमें आगे और चलते हैं। जैसे जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो बाइंडिंग साइट्स क्या होंगी, सैचुरेट होती जाएंगी, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब सारी बाइंडिंग साइट सैचुरेट हो जाएंगी। अब आप जितना मर्जी प्रेशर इंक्रीज कर लीजिए, बाइंडिंग साइट सारी सैचुरेट हो चुकी हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में जो हाइपरबोलिक कर्व है वो दिखता है। हीमोग्लोबिन में ये सैचुरेशन जो होता है वो स्लो होता है और एलोस्टेरी यानी कॉपरेटिविटी के हिसाब से चलता है। थोड़ा सा आप इसको पढ़ के जाइएगा, ये क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। Which of the following enzyme catalyze the reversible degradation of 2-phosphoglycerate 2-phosphoenol pyruvate, trypsin, enolase, chymotrypsin या हेक्सोकाइनेस। आप देखिए इसमें 2-phosphoglycerate को एक रिवर्सिबल पाथवे में वाटर की रिलीज के साथ कौन कन्वर्ट करता है, पैप में, इनोलेज। जो 2-phosphoglycerate है वो पैप में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन बी, इनोलेज। राइट, चलिए आगे चलते हैं। मेरिस्टेम कल्चर हेल्प्स इन डेवलपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, हाइब्रिड प्लांट्स, वायरस फ्री प्लांट्स, टॉल प्लांट्स या डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट्स। देखिए जो मेरिस्मेटिक कल्चर्स होता है ना, मेरिस्मेटिक टिश्यूज से, याद है मेरिस्मेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं, जिनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है। इन विट्रो में अगर आप मेरिस्मेटिक टिश्यू लेते हैं तो आप एक ऐसा प्लांट जनरेट कर सकते हैं जो कि वायरस फ्री हो। क्यों, क्योंकि मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं टिपिकली फ्री होते हैं वायरल इन्फेक्शन से। तो इसीलिए अगर आपको एक वायरस फ्री प्लांट जनरेट करना है तो मेरिस्मेटिक कल्चर पे आप जा सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। Which of the following hormone is responsible for the activation of phospholipase C? Adrenaline, serotonin, cortisol या vasopressin। देखिए जो वेसोप्रेसिन है जब भी ये बाइंड करता है ना जीपीसीआर से, इसका जी कपल रिसेप्टर जो होता है ना, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, उससे ये बाइंड करता है। इसका एक टिपिकल जीपीसीआर टाइप का प्रोटीन होता है, और जब वेसोप्रेसिन बाइंड कर लेता है तो वो एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेज सी को। और फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम क्या करता है, इट लीड टू द जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर लाइक IP3, इनोसिटॉल 1,4,6 ट्राइफॉस्फेट, एंड एक और जनरेट होता है सेकेंडरी मैसेंजर दैट इज डाइएसाइल ग्लिसरॉल। राइट, ये मेम्ब्रेन के हैं लिपिड्स। राइट, और इसकी वजह से क्या होता है, डाउनस्ट्रीम सेलुलर रिस्पॉन्सेज लाइक वाटर बैलेंस और बीपी, ये सब रेगुलेट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वेसोप्रेसिन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is an intracellular second messenger? Glycine, glutamate, acetylcholine, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कौन सा होना चाहिए, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। सेकेंडरी मैसेंजर होते क्या हैं, सेकेंडरी मैसेंजर वो होते हैं इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो रिलीज होते हैं बाय द सेल इन रिस्पॉन्स टू
एक्सपोजर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। जब एक एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल विच कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन वो बाइंड करता है किसी प्रोटीन से, रिसेप्टर से, तो डाउनस्ट्रीम साइटोसोलिक साइड पे कुछ प्रोटीन जनरेट होते हैं जो कि सिग्नल को फर्दर कैरी करते हैं, और उन्हीं में एग्जांपल क्या है, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, साइक्लिक एमपी हो सकता है, साइक्लिक जीएमपी हो सकता है, डायएसाइलग्लिसरॉल हो सकता है, कैल्शियम भी होता है। ये कॉमन सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। Which of the following occurs in the meiosis but not in mitosis? Okay. Pairing of homologous chromosome at metaphase plate, बिल्कुल यही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आप याद करिए मियोसिस में क्या होता था, मियोसिस के प्रोफेज 1 में यू ऑफन सी टेट्रेड, और ये जो टेट्रेड है यही जाके आगे मेटाफेज प्लेट में लगता था जिनमें रिकॉम्बिनेशन होता था। याद करिए ये फेज प्रोफेज 1 में मिलता है मियोसिस के, माइटोसिस के प्रोफेज में नहीं मिलता, जबकि सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड एट एनाफेज दोनों में होंगे, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर दोनों में होंगे, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए प्रायर टू स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन दोनों में होगा। तो ऑप्शन ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर। Migration of cancerous cells from the site of origin to other parts of the body forming secondary tumor is called, that's very easy, proliferation नहीं, डायपेडेसिस नहीं, एपोप्टोसिस नहीं, दैट इज मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस में क्या होता है, इस दौरान मेटास्टेसिस के दौरान जो आपकी कैंसर सेल्स हैं वो इतनी ग्रो कर जाती हैं कि वो जो नियर बाय जो टिश्यूज हैं उनमें भी इन्वेजन करना शुरू कर देती हैं, एंजियोजेनेसिस शुरू हो जाती है, और इसीलिए उस फेज में आपका जो कैंसरस सेल्स हैं वो माइग्रेट करती हैं अपनी ओरिजिनल साइट से। जो बेनाइन ट्यूमर है वो आपका मेटास्टैटिक ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। Whenever the cell's ATP supply is depleted, which of the following enzyme activity is increased? Pyruvate kinase, PFK1, hexokinase या glucokinase? देखिए जब भी सेल्स की एटीपी सप्लाई डिक्रीज होगी ना तो एंजाइम एक्टिविटी ऑफ PFK1 इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक की रेगुलेटरी एंजाइम है ग्लाइकोलिसिस का, और अगर की रेगुलेटरी एंजाइम ग्लाइकोलिसिस का होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेगा, ग्लाइकोलिसिस को इंक्रीज कराएगा, एटीपी को बढ़ाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, PFK phosphoproctokinase 1। A short region of a vector containing a number of unique restriction sites into which DNA can be introduced is termed as multiple cloning sites, open reading frame, ORI या फिर लिंकर। देखिए जहां पर भी आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालना होता है जनरली उस सेगमेंट को आप पॉलीलिंकर या फिर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स बोलते हैं, और ये वो साइट्स होती है जिसमें कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जो आपकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है या कटिंग साइट्स है वो अवेलेबल होती है। एज पर द चॉइस जो आपको ठीक लगे, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को ना काटता हो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जनरली एमसीएस जो होता है वो एरिया होता है जहां पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए कटिंग साइट्स अवेलेबल होती हैं। ऑप्शन ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर। Which of the following are exclusively glucogenic? लाइसिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन और आर्जिनिन। यहां पर एक टेबल दी हुई है, अब जरा इसमें देख लेते हैं कि आपके जो प्योरली ग्लूकोजेनिक हैं वो कौन से होंगे। लाइसिन, लाइसिन आपका कीटोजेनिक अमाइनो एसिड है, ल्यूसिन भी आपका प्योर कीटोजेनिक है, थ्रियोनिन आपका ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों में आ रहा है, तो बचा क्या, आर्जिनिन। तो आर्जिनिन आपका एक प्योरली ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following is the source of electrons in photosynthesis? That's very easy. NADH नहीं, water yes. अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो water होता है उसकी जो splitting होती है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं that is used to carry out the नॉन साइक्लिक जेड शेप की जो फोटोसिंथेसिस होती है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन कैरी होके फिर आपके प्राइमरी एक्सेप्टर पे जाते हैं, फिर एक सीक्वेंस डाउनस्ट्रीम में आके फिर आपके दूसरे फोटो सिस्टम में जाते हैं, और फिर इस तरीके से जाके अल्टीमेटली दे आर बीइंग कैप्चर्ड बाय एनएडीपी टू गेट रिड्यूस्ड। तो यानी कि वाटर इज द सोर्स, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज द सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रॉन विच शटल इन द फोटो सिस्टम्स। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। Which position of a codon is said to be movable? Fourth, first, second or third? देखिए the position of a codon that is said to be movable is the third position, right? और ये जो थर्ड पोजीशन है it allows toleration of some variability,
without affecting the kind of amino acid we wanted to code. ये जो वूबलिंग है ना, ये सपोर्ट करती है कोडन डिजेनरेसी को। आप थर्ड बेस पेयर पे चेंज भी कर रहे हैं, बट अमाइनो एसिड जो टाइप होना चाहिए वो वही सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हाउ मेनी अमाइनो एसिड रेजिड्यूज आर देयर इन यूबिक्विटिन? 70, 72, 74 या 76? देखिए जो यूबिक्विटिन है, इट इज अ स्मॉल 8.6 kd का प्रोटीन होता है जो नॉर्मली यूकैरियोट्स में मिलता है एज एन रेगुलेटरी प्रोटीन। और इसमें कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? इसमें होते हैं 76 टोटल। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट यूकैरियोट्स में जो यूबिक्विटिन है उनके सीक्वेंस दे रखे हैं और सभी में 76 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। Which of the following is a function of macrophages? Ingest large particle and cells by phagocytes, produce and secrete antibodies? नहीं, वो बी सेल का काम है। Interact with infect cell through receptors on T cell surface or interact with macrophages and secrete cytokines? मैक्रोफेजेस जो होती है ना, वो एक अमीबा टाइप की बड़ी सेल्स होती हैं फैगोसाइटोसिस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एंटीजन दिया है, उसको इंजेस्ट किया इसने टिपिकल अमीबा टाइप के मूवमेंट में, और एक बार फेगोसोम्स बन गया तो उसके साथ लाइसोसोम जुड़ता है और वो क्या बना लेता है? फेगोलाइसोसोम्स। इसमें जो सेल एंटीजन है उसको डिग्रेड कर दिया जाता है और उसमें से कुछ एंटीजन के पोर्शन को, कुछ पेप्टाइड्स को हम MSC2 पे हमारी सरफेस पे क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। एपीसी होती है ना मैक्रोफाज, एपीसी 3 सेल्स हैं आपकी, बी सेल्स, मैक्रोफाज और एक डेंड्रिटिक सेल्स। और इनका काम क्या है? दे एक्चुअली हेल्प्स इन फाइंडिंग सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ कॉन्सेप्ट। MSC2 पे अवेलेबल जो पेप्टाइड हुआ है उसको हम टी हेल्पर सेल्स को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करके प्रेजेंट करते हैं। और टी हेल्पर सेल्स अब डिसाइड करेगा कि आपका सेलुलर बेस्ड इम्यूनिटी यानी आपका टीसी सेल्स बेस्ड इम्यूनिटी आएगी या बी सेल्स यानी एंटीबॉडी बेस्ड इम्यूनिटी आएगी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी, कौन सी आएगी? तो कहीं ना कहीं मैक्रोफाजेस का क्या काम है? देयर फंक्शन इज टू इंजेस्ट लार्ज पार्टिकल एंड सेल्स बाय फैगोसाइटोसिस, एंड साथ में in our immune system they play a crucial role in engulfing, digesting pathogen, and then they are helping to present these antigen to the T cell to define कि उसके एक्शन जो होगा, उसके अगेंस्ट जो एक्शन होगा वो किस तरीके से किया जाएगा, राइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। Which of the following antibody first reaches the site of infection? IgA, IgE, IgG और IgM? देखिए IgM जो होता है, it is the first antibody which reaches the site of action, and it also the first antibody which is produced during primary immune response. बाद में definitely IgG या फिर दूसरी एंटीबॉडी टेक केयर कर लेती है, पर पहला जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा, पहला प्राइमरी रेस्पॉन्स आएगा वो IgM, राइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। Which one of the following statement is true about non-competitive inhibition? Km increase decrease, Vmax increase decrease। बहुत सिंपल है, नॉन कॉम्पिटिटिव की पहचान ही है कि Km पे इफेक्ट नहीं होता, Vmax डिक्रीज हो जाता है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि जो Vmax है वो डिक्रीज हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। In combined immunodeficiency, there is a loss of B and T cells, T and NK cells, neutrophils and macrophage और eosinophils and neutrophils। देखिए जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, वो दो तरह की सेल पे डिपेंडेंट है, बी सेल्स और टी सेल्स, जो हमारी बोन मैरो से आ रही होती है, राइट? बन के फ्रॉम हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स के बाद पॉइसिस के थ्रू। अब सीआईडी जो होता है यानी कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, उसके अंदर क्या होता है? लॉस ऑफ बोथ बी सेल एंड टी सेल्स हो जाता है। जो हमारे पिलर है ना इम्यून सिस्टम के, वही कोलैप्स कर जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है? हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो पैरालाइज हो जाता है। छोटे छोटे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वो भी कई बार थ्रेटफुल हो जाते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो इन कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी देयर इज अ लॉस ऑफ बोथ बी सेल्स एंड टी सेल्स। आयन चैनल ऑलवेज रिमेन क्लोज्ड, ओपन, फ्लक्चुएट बिटवीन ओपन एंड क्लोज स्टेट, सम आर ऑलवेज क्लोज, सम आर ऑलवेज ओपन। देखिए इतने तरह के आयन चैनल्स हैं और ये तो हो नहीं सकता कि सारे के सारे क्लोज रहते हो हमेशा, सारे के सारे ओपन रहते हो, या सम आर ऑलवेज क्लोज, सम आर ऑलवेज ओपन। Definitely they are being fluctuating between open and closed conformation। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल्स आते हैं आपके, और वो सिग्नल के रिस्पॉन्स में वो क्लोज भी होते हैं और ओपन भी होते हैं। तो यानी कि आयन चैनल ऑलवेज रिमेन फ्लक्चुएट बिटवीन ओपन एंड क्लोज स्टेट। अटैक ऑफ टोपोआइसोमरेज गिव राइज टू हाइड्रोक्सीवेलाइन लिंकेज, फॉस्फोटायरोसिन लिंकेज, हाइड्रोक्सीसिस्टीन लिंकेज या फॉस्फोप्रोलिन लिंकेज।
देखिए जो अटैक ऑफ टोपोआइसोमरेज है ना, इट रिजल्ट्स इन फॉस्फोटायरोसिन लिंकेज, राइट। और एक्चुअली ये एंजाइम जो है इस लिंकेज के, जो इस मोड ऑफ एक्शन के थ्रू डीएनए सुपर कॉइलिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। याद करिए, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, अगर आपको याद हो तो। अगर नहीं है तो इनको पढ़िएगा, डीएनए कॉम्पैक्टेशन में भी इनका रोल है। और टोपोआइसोमरेज के नाम पे डीएनए गायरेज को याद रखिएगा। बैक्टीरियल एंजाइम्स है, हमारे अंदर नहीं होता है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये डोमेन है, इनको एक बार रिवाइज कर लो। Attack of topoisomerase gives rise to the phosphotyrosin linkage, right? Option B is the correct answer. The chief merit of Bentham and Hooker's classification is that it is a natural system of classification of all groups of plant. Bentham and Hooker classification system definitely natural system था, जिसने डिवाइड किया था सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को इनटू 202 फैमिलीज, बट सारे प्लांट्स को नहीं। जिम्नोस्पर्म्स भी लिए थे, पर मोनोकॉट्स की कई चीजें छोड़ दी थी। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब तक बोला जाएगा ठीक है स्टेटमेंट, बट ऑल जैसी वर्ड आ गया तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ये जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ना, इसमें एक इशू था क्या, कि इसमें फाइलोजेनेटिक सिस्टम नहीं था, इसमें इवोल्यूशन को टेक केयर नहीं किया गया था। तो बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट नहीं, इट वाज ऑफ फाइलोजेनेटिक एस्पेक्ट नहीं, द डिस्क्रिप्शन ऑफ टैक्सा, यहां पे बेंथम एंड हुकर का कोई, आप कह सकते हैं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हर प्लांट को केयरफुली एग्जामिन किया गया था फ्रॉम एक्चुअल स्पेसिमेन या हर्बेरियम शीट से। तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ टैक्सा वर बेस्ड ऑन एक्चुअल एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिमेन। यहां पर तो सुपर क्लास बेंथम एंड हुकर है। तो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, उसके लिए ऑप्शन डी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। सिनेंड्रस कंडीशन इज कॉमन इन द फैमिली अम्बेलिफेरे, रोजेशी, मालवेसी या कुकुरबिटेसी। सिनेंडरस कंडीशन होती क्या है? सिनेंडर कंडीशन में बोथ एंथर्स एंड फिलामेंट्स ऑफ द स्टेमन्स दे आर यूनाइटेड थ्रू देयर एंटायर लेंथ। देखिए यहां पे, और ये किस में मिल रही है सिनेंडरस कंडीशन? कुकुरबिटा मैक्सिमा। तो किसका हो गया ये फैमिली? कौन सी फैमिली में मिलेगी कंडीशन? कुकुरबिटेसी में। तो ऑप्शन डी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला आर नोन एज, दैट्स वेरी इजी। अगर किसी बैक्टीरिया पे कोई फ्लैजिला नहीं है तो एट्राइकस, एक है तो मोनोट्राइकस, अगर दो हैं और अपोजिट एंड में एम्फीट्राइकस, और अगर बहुत सारे हैं अपोजिट एंड में तो सेफेलोट्राइकस, और अगर पूरी बॉडी पे हैं तो पेरिट्राइकस, और अगर एक ही जगह पे झुंड की तरह है तो लोफोट्राइकस। ये याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉडी इज रीच्ड इन पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा या अमीबा। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जितने भी ऑप्शन दिए गए ना, उसमें से पैरामीशियम में हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। ये एक सिंगल सेल प्रोटिस्टन है, एक ही सेल है, बट अगर आप इसमें देखेंगे कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, एक ही सेल के अंदर सीलिया भी मिलेगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी मिलेगा, ट्राइकोसाइट्स भी मिलेगा, ओरल ग्रूव भी मिलेगा, साइटोस्टोम भी मिलेगा, दो तरह के न्यूक्लियस भी मिलेंगे। आप देखिए एक सिंगल सेल में इतने तरह के स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन है, इसीलिए हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉडी रीच्ड इन पैरामीशियम। The number of chromosomes can be increased in plant by applying, that's very easy, colchicine treatment. colchicine होता क्या? colchicine एक तरह का केमिकल है जो डिस्टर्ब करता है माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन। सेल डिवीजन में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बनेंगे तो आपके क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाएंगे, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आ जाएगी। और अगर पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आ गई है तो यानी कि आपने सेल को क्या कर दिया है? हायर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स के साथ जा रहे हो। तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी इंक्रीज इन प्लांट बाय अप्लाइंग colchicine antimitotic compound, right? So option C is the correct answer. In which of the following phyla, while the adult shows a radial symmetry and larva shows the bilateral symmetry? NCERT के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये क्वेश्चन है, एक ही है इसका आंसर, अकाइनोडर्मेटा। अकाइनोडर्मेटा में याद करिए स्टारफिश, स्टारफिश में कैसी सिमेट्री होती है बाबा? स्टारफिश में होती है रेडियल सिमेट्री। और जबकि रेडियल सिमेट्री किसकी पहचान है? द स्मॉलर इन्वर्टिब्रेट्स की, यानी कि जो पहले आए थे, जैसे कि आपका आप कह सकते हैं सीलेंट्रेट्स, ठीक है, आप कह सकते हैं नाइडेरियन, टीनोफोर्स, इनकी पहचान थी रेडियल। जबकि ये किस में मिल रही है? एक मोर इवॉल्व्ड फाइला में। तो एडल्ट जो काइनोडर्माटा हैं उनमें रेडियल सिमेट्री मिलती है, बट इनके लार्वा दे स्टिल रिटेन द बायलेटरल सिमेट्री।
तो अकाइनोडर्मेटा इस केस में आंसर होगा, राइट। An amino acid that does not take the alpha helix formation, asparagine, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, प्रोलिन। बहुत सिंपल सा आंसर है प्रोलिन। प्रोलिन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा हेलिकल ब्रेकर या अल्फा हेलिकल टर्मिनेटर। जहां जहां प्रोलिन है वहां अल्फा हेलिक्स हो ही नहीं सकता। अल्फा हेलिक्स में प्रोलिन इज प्रोहिबिटेड। अगर हेलिक्स में किसी भी जगह पे प्रोलिन आ गया तो वहीं पे हेलिक्सिटी जो है लूज हो गई। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। साल्कोवस्की टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड या विटामिन डी। देखिए, जो आपका साल्कोवस्की टेस्ट है ये एक्चुअली यूज किया जाता है किसके लिए? फॉर द डिटेक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। आप क्या करते हो? वी ऐड द कंसंट्रेटेड H2SO4 टू द सैंपल और उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है और एक रिंग जो कोलेस्ट्रॉल की है वो दूसरी रिंग से जुड़ जाती है और व्हाट वी आर मेकिंग इज बायोस्टेरॉल्स। ये जो बायोस्टेरॉल्स है ये कलर कंपाउंड होते हैं, स्लाइटली पिंकिश टू रेडिश कलर। तो इसका मतलब साल्कोवस्की टेस्ट जो है वो यूज किया जाता है किसकी डिटेक्शन के लिए? कोलेस्ट्रॉल की डिटेक्शन। Clathrin coated pits are associated with phagocytosis, pinocytosis, receptor mediated endocytosis या exocytosis। देखिए, जो क्लेथरिन कोटेड पिट्स है ना, दे आर प्राइमरीली एसोसिएटेड विद रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसमें बेसिकली होता क्या है? इसमें जो मॉलिक्यूल है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, वो बाइंड करता है सेल सरफेस रिसेप्टर से। देखिए यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है ये सेल सरफेस रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे एंड देन दे विल बी इंटरनलाइज्ड और उसकी वजह से बनेगी क्लेथरिन कोटेड पिट्स और ये जो इन्वेजिनेट करके वेसाइकल बना लेंगी और बाद में ये इंटरनली सेल के अंदर चला जाएगा मॉलिक्यूल। यानी क्लेथरिन कोटेड पिट्स जो हैं वो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के लिए यूज होती है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। मोलैरिटी ऑफ 0.2 नॉर्मल H2SO4 इज, डाइप्रोटिक एसिड दे रखा है, 2 प्रोटॉन दे सकता है और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा? मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी बाय 2, राइट, क्योंकि डाइप्रोटिक है। और उसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी मोलैरिटी? 0.1 मोलर, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। At the freezing point of a solvent, the solid and the liquid phase have, देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले मेल्टिंग पॉइंट का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, वैसे ही कुछ कुछ क्वेश्चंस आ गया अब हमारा फ्रीजिंग पॉइंट का। तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा जल्दी से देखते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट के टाइम पे क्या होगा? एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट, सॉलिड होगा, लिक्विड फेज, दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी कि उनके दोनों के वेपर प्रेशर क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। If the fertilized egg of a plant has 40 chromosome, okay, the number of chromosome present in the pollen mother cells is, बड़ा सिंपल से, फर्टिलाइज्ड एग जो है वो कितना होता है हमारा? 2n होता है। 2n कितना है? 40 है। और पीएमसी क्या होता है? पीएमसी वही आपका सेल है जो आगे जाके मियोसिस में क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन। तो ये क्या होगा? मियोसिस से पहले की स्टेज है, यानी ये भी 2n होगी। तो अगर ये 2n 40 है तो ये भी क्या होगा? 40 होगा। तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। The relationship between the concentration gradient and the resting membrane potential given by, बड़ा सिंपल सा है, नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन में क्या होता है? नस्ट इक्वेशन एक्चुअली डिस्क्राइब क्या करती है? आपके इक्विलिब्रियम पोटेंशियल और यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आप कह सकते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बाहर कितने आयंस हैं और अंदर कितने आयंस हैं, राइट। तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल या मेम्ब्रेन पोटेंशियल को आप इससे रिलेट कर सकते हो, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। Dash is a protein that affects the folding of other proteins or the assembly of complex structures. Histones, H2A histone-like protein, chaperones, or all of the above are false. Dash protein that affects the folding of other proteins. Okay. So इस क्वेश्चन का आंसर होगा chaperone. Chaperone क्या करते हैं? Chaperones are those proteins which actually assist in protein folding of misfolded protein. थोड़ा सा कंफ्यूजन कहाँ हुआ था हिस्टोन्स के लिए? हिस्टोन्स किसकी फोल्डिंग करवाता है? डीएनए की। यहाँ पे प्रोटीन्स की दी थी, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। फॉर द डिटेक्शन ऑफ डीएनए विच टेक्निक इज यूज्ड? दैट्स वेरी इजी, सदर्न ब्लॉट। सिंपली सदर्न ब्लॉट में हम क्या करते हैं? डीएनए सेगमेंट्स को रेस्ट्रिक्शनलाइजेशन के बाद सेपरेट करो, उसके बाद जो आपका प्रोब है उसके साथ आप उसको ब्लॉट करवाइए एंड फाइनली उसको ऑटो रेडियोग्राम में डिटेक्ट कर लीजिए। सदर्न ब्लॉट। नॉर्दर्न ब्लॉट में आरएनए सैंपल्स, एलाइजा में प्रोटीन, वेस्टर्न ब्लॉट में अगेन प्रोटीन, राइट। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। एंटीबॉडी डाइवर्सिटी इज जनरेटेड बाय एलिलिक एक्सक्लूजन, प्रोटीन स्प्लाइसिंग,
सोमेटिक म्यूटेशन और इंटरक्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन। देखिए जो एंटीबॉडी डाइवर्सिटी है, इट इज प्राइमरीली जनरेटेड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सोमेटिक हाइपरम्यूटेशंस। इसके दौरान क्या होता है, जब डेवलप हो रही होती हैं बी सेल्स, तो उनकी जो एंटीबॉडी जीन्स हैं दे अंडरगो रैंडम म्यूटेशन, स्पेशली किस रीजन में, वेरिएबल रीजन में, और उसकी वजह से वाइड वैरायटी ऑफ एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी वो जनरेट होती है। क्या करती है ये जो एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी हमें मिली है, उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कैन रिकॉग्नाइज वाइड एरे ऑफ पैथोजन। यानी एंटीबॉडी डाइवर्सिटी का जो रीजन है, सोल रीजन है, वो क्या है, सोमेटिक हाइपरम्यूटेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वी आर सॉरी कि हम इतने शॉर्ट नोटिस पे इस वीडियो को लाए हैं, बट अगेन ना तो क्वेश्चन अवेलेबल थे और इन क्वेश्चन के आंसर्स आप चाहते थे, राइट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए और अगर हो सके तो सब्सक्राइब करिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच।